कल जो है मैंने वो क्यूब पॉइंट जो है उसके ऊपर लेक्चर को एंड किया था, ठीक है। तो आज हमने देखी है कि चॉइस जो है क्यूब पॉइंट की वो हम किस तरह कर सकते हैं। चॉइस ऑफ द क्यूसेंट पॉइंट। ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है उसके अंदर जो क्यूब पॉइंट का चॉइस है कि क्यूब पॉइंट को किस जगह पर होना चाहिए, किस रीजन में होना चाहिए ट्रांजिस्टर के कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब वो एम्पलीफायर सर्किट में लगा होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो ऑन द आउटपुट characteristics, the most suitable region for the transistor operation is defined by the maximum rating of the transistor। तो मैक्सिमम रेटिंग का मतलब यह है कि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट होता है, उस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट के अंदर आपको करंट गेन भी ज़्यादा मिल रही होती है, वोल्टेज गेन भी ज़्यादा मिल रही होती है और पावर गेन भी ज़्यादा मिल रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा सूटेबल रीजन चाहिए आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब आप आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो VCE और IC के दरमियान आप ग्राफ प्लाट करते हैं IB की कांस्टेंट वैल्यूज़ लेके, वो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके ऊपर ऐसा रीजन चाहिए, यानी कि हमें क्यूब पॉइंट की वो लोकेशन चाहिए उस आउटपुट करैक्टरिस्टिक के ऊपर कि हमारे पास मैक्सिमम रेटिंग जो है वो ट्रांजिस्टर की आ जाए। मैक्सिमम रेटिंग का मतलब है कि ट्रांजिस्टर जो है वो आउटपुट के ऊपर आपको मैक्सिमम पावर गेन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो वन डिजायर्ड रीजन इन विच ट्रांजिस्टर is to be operated। तो वो डिज़ायर रीजन के जिसमें ट्रांजिस्टर जो है ऑपरेट हो विद इन द सेफ लिमिट सेफ लिमिट्स में, यानी कि इतनी पावर गेन हो कि वो सेफ लिमिट्स में वर्क करे कि इतनी भी ज़्यादा ना हो जाए कि वो जाली जाए। is bounded by the following curves as shown
इन फिगर ए। अब मैं यहाँ पर फिगर ए जो है उसको ड्रा करता हूँ। तो फिगर ए जो है ये आपको क्या है कि आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ड्रा करने पड़ेंगे ट्रांजिस्टर के। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैं ड्रा करने लगा हूँ। इस जगह पर ये ओरिजिन है, इस पॉइंट को 10 कह लें, इसको 20 कह लें, इसे 30 कह लें, इसे 40 कह लें और इसको 50 कह लें। ठीक है। ये नीचे जो वाली साइड के ऊपर ये वोल्ट्स के अंदर है, ये क्या है, ये VCE है। VCE। ठीक है। और इस तरफ हमारे पास क्या होएगी, IC। ये VCE जो है ये वोल्ट्स में है और इस तरफ IC कलेक्टर करंट जो कि हमारे पास मिली एम्पियर्स के अंदर है। अब यहाँ से आप कोई इनपुट सिग्नल ये कोई इनपुट सिग्नल जो है वो दे रही है। ठीक है। ये इनपुट सिग्नल जो है आगे एम्पलीफाई होके आपके पास जो है आएगा। अब यहाँ से ये ज़ीरो, तो इधर से ये हमारे पास IB 0 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। उसके बाद ये IB यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब इस पॉइंट के ऊपर आकर ये पॉइंट 2 है, 20 माइक्रो एम्पियर, और इस पॉइंट 2 के ऊपर आकर जो है ये हो जाएगी IB 60 माइक्रो एम्पियर। इसके इधर भी होगी IB 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। नौ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास 60 माइक्रो एम्पियर, इधर नेक्स्ट पॉइंट ले ले, ये 4 है। तो इस जगह पर ये IB आ जाएगा 80 माइक्रो एम्पियर। ये इधर कर ले 4 को। अच्छा, इधर से IB जो है ये आ जाएगा आपके पास 100 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद IB 120 माइक्रो एम्पियर। फिर इधर कोई 0.6, यहाँ से IB 140 माइक्रो एम्पियर।
ठीक है, तो ये डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर आपने जो है ये बना ली हैं वैल्यूज़ इसकी। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर लोड लाइन जो है वो ड्रा करूँगा। एक पॉइंट लूँगा इस जगह पर 30 के ऊपर, और दूसरा पॉइंट जो है वो लूँगा यहाँ पर, ये 6 है तो यहाँ पर 8, ये जो पॉइंट है ये कोई 8 है। इस पॉइंट को आप A कह सकते हैं, और 8 के ऊपर ये जो पॉइंट है इसको B कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपस में मिला दें। ठीक है, तो ये आपने क्या ड्रा कर दी है, लोड लाइन। अब जो यहाँ पर VCC ओवर RL, ये IC की वैल्यू होगी। ठीक है, VCC ओवर RL। अच्छा, ये इनपुट सिग्नल आ रहा है। अब आपने इसका मिड जो है तकरीबन कहीं अगर इस जगह पर आ रहा है, ये Q पॉइंट है, तो 60 माइक्रो एम्पियर से एक लाइन ले, ये गई, उसके बाद 80 माइक्रो एम्पियर, ये एक लाइन आ गई, और देन फिर उसके बाद जो है वो 100 माइक्रो एम्पियर, ये 100 माइक्रो एम्पियर। ये 3 लाइनें मैंने यहाँ से खींच दी। अब ये जो 100 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ से ये कोई इस तरफ ग्राफ जो है वो आपका आ रहा है, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये आगे आपके पास बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये आपके पास आउटपुट सिग्नल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर ये यहाँ से शुरू हुआ, इधर आया, यहाँ पर 0, ये ओरिजिन इसका, फिर इस जगह पर आएगा तो ये पाई, और इस जगह पर जाएगा तो ये 2 पाई। ठीक है जी, ये आपके पास आउटपुट, ये इनपुट दिया है, और ये इनपुट से यहाँ पर ये आपके पास आउटपुट सिग्नल जो है वो आ गया। इसकी जो यहाँ पर पावर आ रही है हमारे पास इस डेटा के लिए, ये खुद से हमने सपोज किया हुआ है, ये 200 मेगावाट है, सॉरी मिलीवाट है। ठीक है, इसको आप कह दें कोई फिगर ए। अब आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि Q पॉइंट जो है उसको आपने मिडल के ऊपर सेलेक्ट किया। ठीक है, यानी कि जो लोड लाइन ड्रा किया है उसके मिडल के ऊपर सेलेक्ट किया है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
horizontal line at maximum allowable collector current IC is equal to VCC over R। ये पॉइंट जो है VCC over R, ये कलेक्टर करंट आपके पास आई। अब जो सैचुरेशन लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये इस जगह पर जो आपके पास आ रहा है। तो जो सैचुरेशन लाइन है, द सैचुरेशन लाइन फॉर ट्रांजिस्टर नियर VCE इज इक्वल टू 0, ये इस जगह पर ये सैचुरेशन लाइन जा रही है, ठीक है। इसके नियर जो है वो VCE जो है वो 0 के इक्वल है, वेयर द बेस करंट IB has constant value। ठीक है जी, वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 0 माइक्रो एम्पियर। अब जो कट ऑफ लाइन है आपके पास, द कट ऑफ लाइन is at IB is equal to 0 near the abscissa ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो IB 0 है, ये बिल्कुल इसके नज़दीक है एब्सिसा के। ये कट ऑफ लाइन है, यानी कि इस जगह के ऊपर ये जो रीजन है, ये वाला रीजन आपको पता है ये सैचुरेशन का रीजन है। ये वाला रीजन जो है ये किसका है, ये कट ऑफ रीजन है। तो कट ऑफ रीजन कौन सा होता है कि जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, ठीक है, कट ऑफ वो रीजन होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एट maximum allowable values of collector emitter voltage VCE to prevent avalanching in the
रिवर्स बायस जंक्शन। अब जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज है ये वाला, ठीक है, इस कलेक्टर मीटर वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि आपको ये पता है कि जब रिवर्स बायस के अंदर डायोड जाता है तो वहाँ पर आपके पास जीनर ब्रेकडाउन और एवालांच ब्रेकडाउन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपने खींची है, ये वाली जो गई है सीधी, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सैचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रीजन सैचुरेट है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज या करंट यहाँ पर बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन जो है ये आपको ये बता रही है कि यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं किसकी? VCE की, ठीक है, रिवर्स बायस में। अब आप लेकिन इस सैचुरेशन लाइन से बियॉन्ड जाते हैं, यानी कि मज़ीद वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं रिवर्स के अंदर और ज़्यादा आगे जाते हैं, तो फिर आपका एवालांच ब्रेकडाउन जो है वो हो जाएगा। और एवालांच ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मिनॉरिटी कैरियर्स हैं यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स जो हैं वहाँ पर जनरेट होने शुरू हो जाएंगे और एक रिवर्स करंट जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देगी, और वो इतनी ज़्यादा मकदार में रिवर्स करंट फ़्लो कर सकती है कि योर ट्रांजिस्टर कैन डैमेज, तो ट्रांजिस्टर डैम। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फिर इस वर्टिकल लाइन तक ही रखते हैं, यानी कि सैचुरेशन रीजन तक ही इसको रहने देते हैं। वी कांट इंक्रीज़ मच वैल्यू ऑफ VC विच गोज़ बियॉन्ड दिस सैचुरेशन लाइन, कि जो इस सैचुरेशन लाइन से बियॉन्ड जो है वो जाए। अच्छा जी, उसके बाद जो यहाँ पर ये कर्व आया है हाइपरबॉलिक, ये कोई हाइपरबोला टाइप की जो शक्ल है वो बन रही है। द हाइपरबॉलिक कर्व set by the maximum safe transistor power dissipation. That is PD is equal to IC max VCC max, ठीक है। ये वो मैंने लिखी हुई है वहाँ पर, वो पावर PD 200 मिलीवाट, ये सेफ पावर है, ठीक है। यानी कि जो हाइपरबॉलिक कर्व आ रहा है यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्रांजिस्टर की सेफ पावर को रिप्रेजेंट कर। सेफ पावर को रिप्रेजेंट का मतलब है कि इस हाइपरबॉलिक कर्व के रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है उसकी पावर एक ख़ास वैल्यू से आगे नहीं बढ़ती, यानी कि कंट्रोल्ड रहती है, इस रेंज के अंदर रहती है जिसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर वो नॉर्मल ऑपरेशन अपना कर सकता है विदाउट डेसिपेटिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब जाहिर बात है कि एक बात तो ये पता है कि अगर बहुत ज़्यादा होल्स या इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मकदार में, तो जब बहुत ज़्यादा मकदार में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो उस वक्त पावर की डेसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन हमने ये लोड लाइन ड्रा करने का मकसद ये है कि Q पॉइंट को उस जगह पर रखना है कि आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सेफ रीजन के अंदर ऑपरेट करे, ठीक है, उसकी पावर जो है वो सेफ हो। तो आवर ऑपरेटिंग
पावर, तो जो हमारी ऑपरेटिंग पावर है शुड बी लेस देन द मैक्सिमम पावर। तो उसको मैक्सिमम पावर जो है उससे लेस देन होना चाहिए, यानी कि जो सेफ पावर है। अगर मैक्सिमम पावर जो है उस ट्रांजिस्टर की उससे ऊपर जाता है तो फिर आपके पास हीट डेसिपेशन के इफेक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस पावर तक रहना चाहिए उसको, जिसके लिए ये कर्व प्लॉट किया गया। ठीक है, इसके लिए इतनी 200 मिली वाट पावर जो है वो होनी चाहिए। तो जो हाइपरबॉलिक कर्व्स हैं, कर्व्स ये वाले जो हैं, ये हाइपरबॉलिक कर्व्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पावर्स। ये कर्व डिफरेंट, यहाँ पर तो ये कर्व आपने 200 मिली वाट के लिए लिया है, लेकिन डिफरेंट जो कर्व्स हैं वो डिफरेंट पावर्स के लिए, यानी कि अगर पावर इसके अलावा और चेंज होती है तो फिर कोई और हाइपरबॉलिक कर्व जो है वो आपके पास आएगा। तो अब जो क्यू पॉइंट है, द क्यू पॉइंट इज सिलेक्टेड in the region, क्यू पॉइंट जो है वो सिलेक्ट होता है रीजन के अंदर एंड दिस पॉइंट शुड बी नियर to the central portion of this region। तो ये सेंट्रल पोर्शन, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने क्यू पॉइंट लिया है ये सेंटर के ऊपर लिया है, और इस सेंटर के ऊपर पावर कितनी आ रही है 200 मिली वाट, यानी कि इस सेंटर के ऊपर अगर होगा तो फिर आपके पास सेफ पावर जो है वो ट्रांजिस्टर की आएगी। तो जब भी आपने सेलेक्ट करना क्यू पॉइंट को, तो उसके सिलेक्ट करते हुए ये ज़रूरी है कि अब ये नहीं है कि वो यहाँ तो इस तरफ हो या इधर हो, या इस पॉइंट ए के करीब हो या पॉइंट बी के करीब स्विंग कर रहा हो, नहीं, इट शुड बी नियर द सेंटर। तो सेफ पावर हासिल करने के लिए इसको सेंटर के करीब होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर जो सेंट्रल रीजन है, हेयर द कर्व्स आर मोस्ट लीनियर and uniformly spread and uniformly spaced for linear operation।
तो ये कर्व जो है इनका ज़्यादातर जो बिहेवियर है इट शुड बी लीनियर, इनको लीनियर होना चाहिए और ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होने चाहिए, यानी कि एक ही तरह की स्पेसिंग जो है वो इनके दरमियान होनी चाहिए जब आप इनको ड्रॉ करते हैं। तो अब जो स्मॉल लीनियर ऑपरेशन है फॉर ट्रांजिस्टर स्मॉल लीनियर ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर का जो स्मॉल लीनियर ऑपरेशन है, देयर इज़ नो यूनिक लोकेशन, देयर इज़ नो यूनिक लोकेशन फॉर द Q पॉइंट। तो ट्रांजिस्टर के जो स्मॉल लीनियर ऑपरेशन है उसके लिए कोई यूनिक लोकेशन नहीं होती है Q पॉइंट की, बट द सिग्नल स्विंग अलोंग द लोड लाइन, लेकिन जो सिग्नल है बट द सिग्नल स्विंग along the load line। तो सिग्नल जो है वो लोड लाइन के अलॉन्ग जो है वो स्विंग करेगा, शुड रिमेन विद इन द लीनियर रीजन। हेलो अस्सलाम वालेकुम त्याग साहब जी, ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा, तुसीं सनाओ तबीयतां ठीक ने जी? ओ मैं भुल गया वा कापियां लियानियां, ओ मैं हुण घर जाना वा तो वापस आ के तो फिर लिया देना वा, और मैनूं याद, हाँ मैनूं याद नहीं रही, मैं लिया देंगा ठीक। हाँ हाँ ओके। तो ये लोड लाइन जो है along the load should remain in the linear region। ठीक है जी। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि वैसे तो जो Q पॉइंट है उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं होती है, जब सिग्नल आता है तो Q पॉइंट जो है वो इसके अलॉन्ग मूव करता है, यानी कि जब सिग्नल स्विंग कर रहा होता है, सिग्नल स्विंग करने का मतलब होता है कि उसका पॉजिटिव साइकिल आ रहा है या उसका नेगेटिव साइकिल आ रहा है। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो उसके अंदर ये Q पॉइंट जो है वो इसके ऊपर मूव करता है, इसकी कोई उस वक्त यूनिक पोजीशन नहीं होती। और वैसे भी आप ये लाइन देख लें, ये लीनियर बिहेवियर है इसका, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, अगर उसकी कोई यूनिक पोजीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ट्रांजिस्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, वो उसी वक्त मिलेगी जब आपका Q पॉइंट जो है वो सेंट्रल पोर्शन के अंदर होगा, ठीक है, मिड पे होगा। ये नहीं है कि इधर है या इधर है, तब आपको ग्रेटेस्ट पावर गेन नहीं ऑब्टेन होगी। आपको ग्रेटेस्ट पावर गेन उसी वक्त ऑब्टेन होगी जब Q पॉइंट जो है वो सेंट्रल रीजन के अंदर, क्योंकि जब ये सेंट्रल रीजन में है तो इसका जो रिलेशनशिप है वो मच मोर लीनियर है, वो ज़्यादा लीनियर रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम कुछ और दो फिगर्स जो हैं उनको ड्रा करते हैं।
ये एक फिगर बी मैं ड्रा करने लगा हूँ। इस तरफ आई सी, ये वी सी ई है और यहाँ पर ये आई बी की डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इधर इसको इसके साथ मिला दें तो ये लोड लाइन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये आई बी की डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर आपने लोड लाइन जो है वो ड्रा की है। अब अगर यहाँ से एक लाइन हम यूँ ले जाएं और एक लाइन इधर से ले जाएं, और एक लाइन ये ले जाएं, ठीक है, तो ये जो है इधर, इसको आप कह दें कि ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ से ये सिग्नल जो है वो आपके पास आ रहा है। इसको यहीं तक आप रहना है। ठीक है जी, ये एक फिगर होगी, फिगर बी। अब एक और फिगर जो है वो बनाता हूँ। ये अब पॉइंट इस जगह पर है जहाँ पर सिग्नल आ रहा है। अब सिग्नल दूसरी फिगर के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट होगा। फिर यहाँ पर ये वी सी ई और आई सी ये जो है इधर से ये कोई ये कुछ सिग्नल आ रहा है इनपुट से। ठीक है, अब दूसरी फिगर मैं बनाने लगा हूँ इसी तरह। ये यहाँ पर एक पॉइंट और इस पॉइंट को इसके साथ मिला। ठीक है, अब जो है आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं आई बी की, उनके लिए ये आई बी की जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाए।
अब इस जगह पर मैं कहता हूँ ये कोई पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से ये लाइन जा रही है, इसके ऊपर एक ये लाइन जा रही है और इधर से एक ये लाइन जा रही है। तो यहाँ से ये एक सिग्नल आपके पास आ रहा है। अब आप देखें पहले सिग्नल इस जगह पर था, ये पॉइंट के करीब। अब सिग्नल जो है वो शिफ्ट होके बी पॉइंट जो है उसके करीब आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि सिग्नल जो है वो क्या कर रहा है, वो स्विंग कर रहा है। पहले ऊपर था, फिर नीचे की तरफ जो है वो आ गया। इसको आप फिगर सी का नाम देंगे। तो द साइन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। तो साइन इनपुट सिग्नल जो आपने अप्लाई किया टू क्यू पॉइंट एट ए, can cause out distortion at positive peak, जो कि डिस्टॉर्शन कर सकता है पॉजिटिव पीक के ऊपर ड्यू टू ट्रांजिस्टर saturation as shown in figure B. तो पॉजिटिव पीक, ये पॉजिटिव पीक है, तो इस पॉजिटिव पीक के ऊपर जो है इसके अंदर डिस्टॉर्शन, यानी कि सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो आ सकती है। अच्छा, उसके बाद जब साइन वेव का इनपुट सिग्नल आप अप्लाई करते हैं क्यू पॉइंट को एट पॉइंट बी, असाइन इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू क्यू पॉइंट एट बी, बी के ऊपर अप्लाई करते हैं, कैन कॉज आउट डिस्टॉर्शन एट नेगेटिव पीक ड्यू टू ट्रांजिस्टर कट ऑफ एज शोन इन फिगर सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नियर द कट ऑफ रीजन है। ये वाला रीजन जो होता है ये कौन सा होता है, ये कट ऑफ रीजन होता है, और ये वाला रीजन सैचुरेशन होता है। ठीक है, ये सैचुरेशन रीजन है और ये वाला कट ऑफ है। तो इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो तब क्यू पॉइंट जो है वो पॉजिटिव पीक के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है इस जगह पर।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट ए थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, सेंटर से इस तरफ आ जाता है। लेकिन जब नेगेटिव पीक आती है, पॉजिटिव पीक में ये सैचुरेशन रीजन के करीब है और नेगेटिव पीक में ये कट ऑफ रीजन के नज़दीक है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इसकी स्विंग हो रही है, एक दफ़ा सैचुरेशन और कट। लेकिन दोनों सूरतों में आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ये सिग्नल जो है वो स्विंग कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या है कि उसको सेंटर पे होना चाहिए, उसको स्विंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको भी यहाँ पर ये कह लें, ये कट ऑफ है और ये सैचुरेशन। अब जो है ये तो अभी हमने यहाँ पर स्टडी किया है कि जो क्यू पॉइंट है उसको किस जगह पर हमें सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द प्लेस वेयर क्यू पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड। अभी हमने देखना कि क्यू पॉइंट के अंदर वेरिएशंस किन वजूहात की वजह से आती है। अभी तो हमने ये सारी डिस्कशन में हमें ये पता चला कि भाई क्यू पॉइंट को सिलेक्ट करना तो किधर करना है, सेंटर के ऊपर। ना तो आप उसको बिल्कुल सैचुरेशन रीजन के पास ले सकते हैं, ना ही आप उसको कट ऑफ के पास है। सैचुरेशन में भी जाएगा तो एक हद से आगे आगे करंट इंक्रीज़ नहीं करेगी, कट ऑफ के ऊपर आएगा तो करंट फ्लो करना ही बंद हो जाएगी। तो मिड पे आपको चाहिए, कट ऑफ और सैचुरेशन के मिड के ऊपर चाहिए, ताकि उस पॉइंट के ऊपर आकर ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो हो सके। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर का तो टाइम ओवर हो गया, तो वो अब मैं इसको अगले के अंदर जो है फिर उसको डिस्कस करूँगा।